हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डाइजेनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। डाइजेनियम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए जो रिएक्शन यूज की जाती है उस रिएक्शन को उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। और इस प्रोसेस में होता क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को डाइजेनियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में विद रिएक्शन पढ़ते हैं कि होता क्या इस मेथड में। इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का सस्पेंशन लिया जाता है किसी एसिड में। एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन और उसका सस्पेंशन किसमें बनाया हमने, किसी एसिड के अंदर। वो सस्पेंशन इसके अंदर है और इसके अंदर क्या ऐड किया जाता है भाई, कोल्ड एक्वस सोडियम नाइट्राइट NaNO2। इसका सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड किया जाता है। जब ये इसके अंदर ऐड होगा तो इनके बीच में रिएक्शन होगी और डाइजेनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो रिएक्शन क्या होगी वो देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, वी हैव प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, उसको हम ऐसे लिख रहे हैं ArNH2। दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। और ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन किसके साथ रिएक्ट करेगी भाई, सोडियम नाइट्राइट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। अब एसिड जो है वो कोई भी हो सकता है, HCl है, H2SO4 भी हम यूज कर सकते हैं। और ये रिएक्शन होती है भाई 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये हमें खास ध्यान रखना है इस रिएक्शन में कि टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज डाइजेनियम सॉल्ट्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट। डाइजेनियम सॉल्ट बन जाएगा, दिस इज डाइजेनियम सॉल्ट। और साथ में NaCl और वाटर मॉलिक्यूल। और ध्यान देने वाली चीज क्या है इस रिएक्शन में, जो एसिड हम यूज करने वाले हैं उस एसिड के 3 मोल्स यूज होते हैं। 3 मोल्स पर मोल ऑफ अमीन टू बी डाइएजोटाइज्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 मोल अमीन का अगर आपने डाइएजोटाइजेशन करवाना है तो उसके लिए 3 मोल एसिड यूज होंगे। कैसे, 1 मोल तो यूज हो जाएगा भाई इस सॉल्ट फॉर्मेशन में, ये जो सॉल्ट बना रहा है ना Cl-, तो अमीन का सॉल्ट फॉर्मेशन में यूज हो गया। 1 मोल यूज होगा किसमें, मीडियम को एसिडिक बनाए रखने में, सो दैट कोई साइड रिएक्शंस ना हो। और तीसरा मोल जो यूज होता है वो यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन में यूज होगा। वो नाइट्रस एसिड का क्या यूज है वो अभी हम मैकेनिज्म में समझेंगे कि मेन जो चीज है वो है नाइट्रस एसिड। सोडियम नाइट्राइट और एसिड मिलके नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन करते हैं और उसी से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है। तो आइए हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं इसका। मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होता है, जो सोडियम नाइट्राइट और एसिड हमने यूज किया हुआ HCl, वो मिलके क्या बनाते हैं भाई, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड प्लस NaCl, नाइट्रस एसिड बन गया। ये नाइट्रस एसिड जो है ये अब रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा आइए देखते हैं। नाइट्रस एसिड का जो स्ट्रक्चर है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, N=OH, दिस इज HNO2 नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H आयन। H आयन कहाँ प्रेजेंट है, एसिड के अंदर प्रेजेंट है। क्या होगा, देयर विल बी प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, देयर विल बी OH और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इस ऑप्शन पे आ जाएगा +4
एंड डबल बॉन्ड O। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से ले जाएगा, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा देखिए, माइनस वाटर और साथ में क्या बन जाएगा भाई, एंड डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। ये क्या हमारा नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है ये फर्दर रिएक्ट करेगा। नाइट्रोसोनियम आयन क्या चीज होगी, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो एनिलीन है या एरोमेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये अटैक किस पे शो करेंगे भाई, हम नाइट्रोसोनियम आयन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो क्या बनेगा, ArN हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये जुड़ जाएगा इसके साथ, क्योंकि नाइट्रोजन ने अब लोन पेयर डोनेट कर दिया है, तो इस नाइट्रोजन पे तो आ जाएगा भी प्लस चार्ज, और उस नाइट्रोजन को मिल गया इसलिए उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इस नाइट्रोजन को देगा, उस नाइट्रोजन का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, माइनस H प्लस, क्या बनेगा भाई, ArN, यहाँ पे हाइड्रोजन एक बच जाएगा, एंड डबल बॉन्ड O। अगले स्टेप में क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप देयर विल बी प्रोटोनेशन। इस ऑप्शन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो प्रोटोनेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ लेंगे, ArN H N डबल बॉन्ड O, और इस पे हाइड्रोजन जुड़ गया, इस पे अब आ जाएगा भाई प्लस चार्ज। अब हमें पता है प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे कैसा होता है भाई, अनस्टेबल होता है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होंगे, और ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट करके यहाँ से बाहर चला जाएगा, ArN डबल बॉन्ड N OH। क्लियर, यहाँ से ये प्रोटॉन जो है वो बाहर चला गया है। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से इस ऑप्शन के ऊपर क्या है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसका फर्दर प्रोटोनेशन होगा, फिर से प्रोटोनेशन से ये प्लस चार्ज इसके ऊपर आएगा, ArN डबल बॉन्ड N, और इस पे ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, OH2 पॉजिटिव। तो वहां से अब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ArN डबल बॉन्ड N। अब देखिए जब ये बनेगा तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के सिर्फ 2 बॉन्ड रह जाएंगे, ठीक है। तो उसको काउंट करने के लिए ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा, तो इससे यहाँ बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट होगी और इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो क्या बन गया हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, डायएज़ोनियम कैटायन, डायएज़ोनियम कैटायन। अब जो भी एनायन होगा, क्लोराइड होगा तो क्लोराइड इसके साथ रहेगा, और इस तरीके से हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब यही मैकेनिज्म होता है, इसके लिए एविडेंस देखते हैं। इस मैकेनिज्म की सपोर्ट में एविडेंस क्या है, इस रिएक्शन में हमने देखा कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ने किसका काम किया, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का, और ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। मींस जो है उनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो और जल्दी इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये पाया गया है कि अगर हम अमीन ऐसी ले लें जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल ये एक अमीन हमने ले ली है जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है भाई, और हम सब जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग की तरफ डोनेट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर यहाँ डोनेट होंगे, और ये इस
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ डोनेट होंगे। नाइट्रोजन के पहले से 4 बॉन्ड में एक और बॉन्ड बनेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ के आगे भेज दीजिए। क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ने डोनेट किया इसलिए उस पे क्या चार्ज शो करेंगे हम, प्लस चार्ज, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो जुड़ा है N O पे माइनस, दूसरा ऑप्शन है उस पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन का प्लस चार्ज। तो इस तरीके से नाइट्रो ग्रुप ने अमीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। अब नाइट्रोजन में लोन पेयर की उपलब्धता कम होगी, उसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो इन रिएक्शंस की जो स्पीड होगी वो कम होगी। और ऐसा एक्चुअल में पाया गया है कि अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि इसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता, OCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता, तो ये ग्रुप क्या करते, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देते और रिएक्शन जो है वो आसानी से हो जाती। तो ये था भाई डायजोटाइजेशन कैसे होता है और उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो ये नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि डायजोनियम सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी के बारे में। तो जो एरीन डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं, एरीन डायजोनियम सॉल्ट्स, वो क्या होते हैं, थोड़े से स्टेबल होते हैं। उसके पीछे वजह क्या है वो उनके हम स्ट्रक्चर से देखेंगे। ये मैंने एक डायजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे आती है भाई, रिंग जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी इस डायजोनियम आयन की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, अब नाइट्रोजन के पहले से 4 बॉन्ड बने हुए, ये बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे इसलिए प्लस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड N Cl माइनस, यहाँ प्लस चार्ज। मैं एक बार के लिए इस अनाइन को छोड़ रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई, फिर डायजोनियम कैटाइन की बात कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज जो रिंग के अंदर डिलोकलाइज होगा, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्लस चार्ज अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, N डबल बॉन्ड N माइनस चार्ज, और ये रहेगा प्लस चार्ज। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगले स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस चार्ज जो है वो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड N और यहाँ प्लस चार्ज। फिर फर्दर ये इलेक्ट्रॉन इधर वापिस और ये इधर, तो वापिस अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एरीन डायजोनियम सॉल्ट्स हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज हो, रिंग के अंदर डिलोकलाइज है, और डिलोकलाइजेशन की वजह से दे आर स्टेबल, उनकी स्टेबिलिटी रहती है, बट वो भी लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर बात करें अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट्स की, अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट्स, तो अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट्स जो है वो अनस्टेबल होते हैं। वजह क्या होगी इनकी, इसकी वजह ये है कि ये इजीली डिकम्पोज होके बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, और वो है नाइट्रोजन N2। ये N2 मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, एक्सेप्शनली स्टेबल मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, 78% अमाउंट है उसकी, तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल इजीली बाहर चला जाता है, इसलिए अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट्स डिकम्पोज होके और दूसरे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हैलोजन प्रेजेंट है तो हैलोजन की प्रेजेंट में अल्काइल हाइड बन जाएंगे, वाटर प्रेजेंट है तो वहां से अल्कोहल बन जाएगा,
और फर्दर इट कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू एल्कीन अगर इसके अंदर से प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाए। दूसरी तरफ अगर हम आयरन डाइजोनियम सॉल्ट्स की बात करें, आयरन डाइजोनियम सॉल्ट्स में क्या होता है भाई, मान लीजिए इसको अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन से ये आयन बनेगा प्लस चार्ज, जैसे वहां पे अल्काइल आयन बना था, यहाँ क्या बनेगा फिनाइल कार्बोकैटायन। और फिनाइल कार्बोकैटायन क्या होता है भाई, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता, इट इज अनस्टेबल। अल्काइल जो कार्बोकैटायन है उसके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल होता है, जो चीज कम स्टेबल है वो नहीं बनेगी, इट मींस ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा। तो आयरन डाइजोनियम सॉल्ट्स जो वो स्टेबल होते हैं, एक तो रेजोनेंस का रीजन आप देंगे, दूसरा रीजन ये देंगे कि उनके डिकम्पोजिशन से फिनाइल कार्बोकैटायन बनता है जो कि अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल चीज नहीं बन पाएगी। जबकि अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स जो है वो अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज होकर बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं। जो ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का वो ये है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो कि से बाहर आ रहा है। तो ये थे भी कि डाइजोनियम सॉल्ट्स जो है वो स्टेबल होते हैं। और एक चीज और है, डाइजोनियम सॉल्ट्स जो है वो लो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली रिएक्शंस जो करवाई जाती हैं उसी टेम्परेचर पे रखी जाती हैं। फर्दर अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। और दूसरी प्रॉपर्टी आप बस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और लो टेम्परेचर पे ही स्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पे टूट जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।